स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 भाग 1 की पाठ्य पुस्तक इतिहास हमारे अतीत, जिसके चैप्टर संख्या 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक NCERT की बुक है, जिसका कंप्लीट अभ्यास प्रश्नों का हम सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो आंसर होगा यूरोप में भारत के बारीक और छापेदार सूती कपड़ों की भारी मांग थी। अगला प्रश्न है, जामदानी क्या है? तो आंसर लिखेंगे जामदानी एक तरह का बारीक मखमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बंडाना क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, बंडाना क्या है? आंसर लिखेंगे बंडाना छापेदार सूती कपड़ा होता है। बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुल्लूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से लिया गया है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत से कपड़े आते हैं जिसे बांधने और रंग साजी की विधियों से बनाया जाता है। बंडाना शैली के कपड़े मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अगरिया कौन होते थे? आंसर लिखेंगे अगरिया छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक समुदाय के लोग थे। वे लौह अयस्क इकट्ठा करते थे। उन्होंने दोराबजी टाटा को उत्तम लौह अयस्क के भंडारों की जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर 3 दिए गए हैं जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इनका हम आंसर दे देते हैं। अंग्रेजी का सिट शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। दूसरा, टीपू की तलवार वुड्स स्टील से बनी थी। और तीसरा था, भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा। आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 6 है, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? तो आंसर लिखेंगे पहला, यूरोप के व्यापारियों ने भारत में आने वाले बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले वर्तमान इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। मोसुल के नाम पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। शीघ्र यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। दूसरा है कारण, मसालों की तलाश में भारत में आने वाले पुर्तगालियों ने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले जाते थे। कालीकट से निकले शब्द के आधार पर वे इस कपड़े को केलिको कहने लगे। बाद में इस तरह के सूती कपड़े को केलिको ही कहा जाने लगा। और तीसरा है, छींट शब्द का भी अपना इतिहास है। 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास कपड़ों का एक ऑर्डर भेजा था। उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी शीर्ष कोसा और बंडाना कहते थे। और बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले तीखे रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। इस श्रेणी में ऐसे बहुत से कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। ऑर्डर में कुछ अन्य कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादों ने 18वीं शताब्दी में भारत में आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया? तो इसमें विरोध के जो कारण थे वो ये हैं। पहला है, 18वीं सदी में भारतीय कपड़ों की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई थी जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया। भारतीय कपड़ों की इंग्लैंड में होड़ मची हुई थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ा पहनना ही पसंद करती थी। उस समय इंग्लैंड में नया कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारत में ऊन तथा रेशम उत्पादक देखने हुए अंग्रेज इंग्लैंड भी ऊन तथा रेशम उत्पादन बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय कपड़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि उनके देश में खाली हमारा कपड़ा ही लोग खरीदे। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों का विरोध शुरू कर दिया और आयात पर रोक लगाने की मांग भी कर डाली। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? आंसर लिखेंगे भारतीय कपड़े को यूरोप तथा अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश कारखानों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कठिन होता रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े से 19वीं सदी की शताब्दी शुरुआत तक भारतीय बिक्री से पहले चीज़ों को जमा कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर करके रखा जाता था, वर्कशॉप किया जाता था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के बाजार हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। यह इस्तेमाल सबसे भारी मांग मुंगाल के बुनकर पर पड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ।
19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? तो इसके पतन के जो कारण थे वो इस प्रकार हैं। ब्रिटिश सरकार नया कानून लेकर आई थी जिसके कारण आरक्षित वनों लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। दूसरा कारण था पाबंदी लगने से कारीगरों को लकड़ी मिलनी काफ़ी कठिन हो गया था। पाबंदी के कारण लौह अयस्क के स्रोत भी बंद हो गए। आजीविका के लिए धीरे धीरे लोग अपना काम बदलने लगे और इसी कारण धीरे धीरे लोग प्रगलन उद्योग का पतन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? आंसर लिखेंगे भारतीय वस्त्र उद्योग को शुरुआती सालों में कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। अधिकतर देशों में सरकारें आयात होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती थी और संबंधित देश के नए उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारत में नव स्थापित वस्त्र उद्योग को इस तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की थी। परिणाम स्वरूप भारत में वस्त्र उद्योग के विकास की गति मंद रही। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। पहले महायुद्ध के दौरान अपनी स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? तो आंसर लिखेंगे टाटा आयरन एंड कंपनी टिस्को की स्थापना, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी क्योंकि 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता टिस्को समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। आइए करके देखें, जिसका छात्रों को ही प्रश्न का आंसर देना है। प्रश्न संख्या 13। भारत के नक्शे पर विभिन्न हस्तकलाओं के अलग अलग केंद्रों को चिन्हित करें। पता लगाएं कि ये केंद्र कब पैदा हुए। तो लकड़ी की नक्काशी। भारत में पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी प्राचीन काल में मौजूद है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में लकड़ी की नक्काशी के प्रमुख केंद्र हैं। अब दूसरा कालीन। भारत में कालीन उद्योग मुगल वंश की स्थापना के बाद साथ विकसित हुआ। पारस और तुर्की से कालीनों का आयात किया जाता था। आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। रेशम। भारत में कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु प्रमुख रेशम उत्पादक हैं। कढ़ाई। भारत में कढ़ाई में विभिन्न शैलियाँ शामिल हैं जो क्षेत्र और कपड़ों की शैली के अनुसार भिन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के कढ़ाई कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊनी। प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात हैं। अमृतसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्नों के आंसर के साथ। बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।